Opposition stages walkout from Rajya Sabha over Dhankar Stone. So, कल पार्लियामेंट में कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से ओपोजिशंस जो है वो राज्यसभा से बाहर निकल गए। सो आइए देखते हैं पहले एक वीडियो, कल क्या हुआ उसका छोटा सा एक वीडियो है। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji. And I remember when I went to school. So इशू का स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से होता है जब वाइस प्रेसिडेंट जो है, जो एमपी जया बच्चन को बोलती हैं कि वो लास्ट स्पीकर है अभी बोलने के लिए। सो वहाँ से इशू स्टार्ट होता है जहाँ पे जया बच्चन कहती है कि उनका बुलाने, जगदीप धनखड़ जो है वाइस प्रेसिडेंट, उनके बुलाने का तरीका ठीक नहीं लगा उनको। और बात करी जाए तो ऐसा उनको पहली बार नहीं लगा है, आई गेस काफ़ी टाइम वो इशू ऐसे ही कुछ उठाती रहती हैं। कभी उनको उनके पूरे नाम से बुलाया जाता है तो उनको बुरा लगता है, कभी उनको उनके नाम से बुलाया जाता है तो भी उनको बुरा लगता है। बट हमारा ये टॉपिक नहीं है बेसिकली। सो आगे देखते हैं कि क्या हुआ। सो उसके बाद अपोजिशंस चली गई वहाँ से उठ के, उनको बुरा लगा। फिर नेक्स्ट इंसिडेंट होता है यहाँ पे ये कि अपोजिशंस नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहती है अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के खिलाफ। सो हमारा जो टॉपिक है वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट बन जाता है ये? क्योंकि अभी तक सिंस इंडिपेंडेंस अभी तक कोई भी वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर उनके रिमूवल का प्रस्ताव नहीं रखा गया है। ठीक। सो ओपोजिशन का कुछ कंप्लेंट्स हैं जिसके बिना पे वो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं, जो उन्होंने मेंशन किया। बेसिकली 3 कंप्लेंट्स थी। सो सबसे पहला है कि ये रहा, कांग्रेस प्रेसिडेंट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका माइक जो है वो बार बार कभी कभी बंद हो जाता है, जिनके लिए वो कंप्लेन करते हैं कि उनका माइक जो चेयरमैन है वो बंद कर दिया करते हैं। उनके तरफ से ये कंप्लेंट रहता है। तो मेरे हिसाब से ये एक टेक्निकल इशू रहता है जो कोई भी एक बच्चा भी समझ सकता है कि एक टेक्निकल इशू है। बट अपोजिशंस यूजुअली डिसरप्शंस ज़्यादा करती हैं। यहाँ तक कि अपने पीएम भी हैं, वो खुद ही कहते हैं कि आप डिसरप्शन से ज़्यादा बिल में क्या स्क्रूटिनी करनी चाहिए उस पर ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बट अपोजिशन यूजुअली सुनती नहीं है उनकी बात भी, वो ऐसा ही कुछ करते हैं। सेकेंड जो है वो अपोजिशन कहती है कि पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के थ्रू और रूल्स के थ्रू जो है वो चलना चाहिए राज्यसभा का जो प्रोसीडिंग्स है। हाँ, ये रीज़न वैलिड है कि कभी कभी उनको बोलने नहीं दिया जाता या फिर एक लिमिट टाइम फिक्स्ड रहता है सबके लिए, उसी टाइम पे उनको रोक दिया जाता है, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि हमें टाइम कम मिला बोलने का वगैरह वगैरह। फिर सेकेंड चीज़ है कि जब वो कंप्लेंट करने जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि चेयरमैन के ऑफिस में जाके मिलने के लिए। तो उनका कंप्लेंट है कि चेयरमैन के ऑफिस में नहीं, जो भी उनका जो कंप्लेंट होगा वो राज्यसभा में ही सुना जाए इसके लिए। और इन सब कंप्लेंट की वजह से वो वाइस प्रेसिडेंट या फिर यूँ कहे कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर उनके रिमूवल के लिए प्रस्ताव रखना चाहते हैं। ठीक। सो आइए समझते हैं सबसे पहले कि क्या ये पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है। तो ये सब समझने से पहले ये समझते हैं कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और वाइस प्रेसिडेंट क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है सबसे पहले। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा जो है वो बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 63 है जो बोलता है कि इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है। और यही कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 64 में कहता है
द वाइस प्रेसिडेंट shall be the ex officio chairman of राज्यसभा। मतलब वाइस प्रेसिडेंट जब राज्यसभा में होंगे तो वो एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कहलाएंगे। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा को एक और चीज़ बोला जाता है जो है काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है क्योंकि राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट से आते हैं। ठीक है, एमपी ही होते हैं बट स्टेट से आते हैं, वो सब अलग अलग स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है वो एमपी में। ठीक है, अब ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन। मतलब अगर वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा में है तो उनको चेयरमैन बोला जाएगा, और अगर राज्यसभा के बाहर है तो वाइस प्रेसिडेंट है। तो अभी हमने वीडियो में भी देखा था कि एमपी जया बच्चन जो है वो कह रही थी कि वी आर कलीग्स एंड वी आर ऑन द इक्वल फुटिंग्स, ऐसा कुछ। तो सबसे पहली बात तो इक्वल फुटिंग पे नहीं होते हैं, क्योंकि जो चेयरमैन होता है वो ही इज़ नॉट एन एमपी, वो कोई एक एमपी नहीं होता। ठीक है, उसको इलेक्ट किया जाता है थ्रू एमपी। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के एमपी मिलकर चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को इन शॉर्ट इलेक्ट करते हैं। तो वो एक एमपी का दर्जा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वो एक एमपी से ऑब्वियसली, अगर प्रेसिडेंट्स के हिसाब से हम लोग देखें तो भी प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट आता है। मतलब वाइस प्रेसिडेंट इज़ द सेकेंड सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट सिटीजन, तो वाइस प्रेसिडेंट इज़ द सेकेंड सिटीजन ऑफ इंडिया। सो वहाँ पे भी कुछ खास है नहीं उनके बातों में। बात करें इनकी रिमूवल की, तो क्या रिमूवल का प्रोसेस होता है? सो रिमूवल का क्या प्रोसेस होता है? तो अगर फर्स्ट स्टेप होता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई रिमूवल का प्रोसीडिंग्स चलाना है, रेजोल्यूशन लेके आना है, तो वो राज्यसभा में ही लाया जाएगा, ओनली इन राज्यसभा। और ये रेजोल्यूशन लाने से पहले 14 डेज़ का एडवांस नोटिस देना होता है, एडवांस नोटिस देना होता है। ठीक है, और सेशन अगर इन 14 डेज़ में, अगर इन 14 डेज से पहले ही ख़त्म हो रही है तो फिर तो नेक्स्ट सेशन में रिजोल्यूशन लाना होगा, जैसे कि अभी इस सेशन में होगा क्योंकि अभी ये सेशन 14 डेज से पहले ही अभी ख़त्म होने वाली है। सो अपोजिशन का कहना था कि वो नेक्स्ट सेशन में रिजोल्यूशन लेके आएंगे। अब देखना होगा कि लेके आती है कि नहीं। फिर नेक्स्ट थिंग क्या रहता है, अब राज्यसभा में लेके आए, 14 डेज तक का नोटिस मिला। अब इसके बाद क्या होगा कि राज्यसभा में वोटिंग होगा कि कौन कौन चाहता है कि वाइस प्रेसिडेंट को निकाल दिया जाए, मतलब रिमूवल के लिए वोटिंग होगा। अब इस वोटिंग में अगर इफेक्टिव मेजॉरिटी मिल गया, इफेक्टिव मेजॉरिटी अगर राज्यसभा में मिला, ठीक है, तो फिर इसके बाद ये रिजोल्यूशन लोकसभा में जाएगा, और फिर लोकसभा में अगर सिंपल मेजॉरिटी मिला तो ये रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, और ये रिजोल्यूशन पास होने के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट को फिर निकाल दिया जाएगा। तो ये इन टोटल प्रोसेस होता है। सो इन सबसे पहले इफेक्टिव मेजॉरिटी देख लेते हैं एक बार कि ये इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है ना। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है, फिर सिंपल मेजॉरिटी क्या है, फ़र्क क्या है दोनों में। ठीक है, तो इफेक्टिव मेजॉरिटी में क्या होता है कि 50% सीट्स चाहिए होती हैं, मतलब टोटल वोटिंग माइनस वैकेंसी, मतलब टोटल मेंबर्स जो हैं, टोटल मेंबर्स माइनस वैकेंसी करके अगर 50% से ज़्यादा, सपोज़ अगर राज्यसभा में 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, 100 मेंबर्स हैं टोटल, बट उनमें से सपोज़ 10 सीट्स जो है वो वेकेंट है, तो जो वोटिंग होगी वो सिर्फ 90 लोग ही करेंगे। तो अब इन 90 में से अगर 50% से ज़्यादा वोट अगर एक फेवर में हो जाता है, देन वो इफेक्टिव मेजॉरिटी कहलाता है। ठीक है, और वही सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी सिंपली 50% से ज़्यादा, मतलब उसमें ये नहीं देखा जाता है कि कितने सीट्स वैकेंट है, नहीं है, मतलब अगर 100 सीट्स हैं और उसमें से अगर 10 सीट्स वैकेंट भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 100 सीट्स ही देखा जाएगा। ठीक, ये बस ये लिए सिंपल मेजॉरिटी, और इफेक्टिव मेजॉरिटी ये है। ठीक है, एंड लास्टली मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसका आप आंसर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में।
हु इज़ द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो आई होप आपको ये इशू समझ में आया होगा, और इशू से रिलेटेड जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का फंक्शन एंड रिमूवल प्रोसेस क्या होता है वो भी। सो थैंक यू।